दोस्तों, आज हम उन कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो जबरदस्त ग्रो कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने का स्कोप है। तो पहला कंपनी का नाम है स्टाइलम इंडस्ट्रीज और इसका फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन द लास्ट 6-7 years हैज़ बीन एवरेज अराउंड 15%, विच इज़ वेरी गुड। और इसका सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज़ बीन पॉजिटिव और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका एफसीएफ यानी फ्री कैश फ्लो हैज आल्सो बीन पॉजिटिव। नाउ दीज साइंस आर ऑफ अ गुड कंपनी। डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो इट इज जस्ट 0.1, इट इज ऑलमोस्ट अ डेट फ्री कंपनी और इसका रिसीवेबल डेज इज अराउंड 2.5 months। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी इन द लास्ट few years has been average around 20% और ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड has been around 16% on an average in the last few years, which is again very good figures। इस कंपनी का वन ऑफ द बिगेस्ट लैमिनेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इन एशिया और प्लाईवुड में भी ये अच्छा खासा एक्सपैंड कर रही है। इट्स प्रोडक्ट्स इंक्लूड्स वाइड वैरायटी ऑफ लैमिनेट्स, डोर स्किन्स, एडहेसिव्स, एक्सटीरियर क्लैडिंग एंड एक्सटीरियर फ्लोरबोर्ड्स। कंपनी का 150 डिस्ट्रीब्यूटर्स है और डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अलावा इसका अच्छा खासा एक्सपोर्ट बिजनेस भी है। इनफैक्ट 65 कंट्रीज में इसका प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होता है, विच कंप्राइजेज ऑफ मेनली यूरोप, फार ईस्ट, द मिडल ईस्ट एंड अमेरिका। फाइनेंशियल 18-19 में कंपनी का कैपेसिटी था 11 मिलियन शीट्स का, विच हैज इंक्रीज बाय 30% टू 14.3 मिलियन शीट्स। वैसे देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा कंपेटिटर ग्रीनलैम है जिसका अराउंड 15 मिलियन शीट्स का कैपेसिटी है। 90% ऑफ इस टोटल रेवेन्यू एक्चुअली कम्स फ्रॉम लैमिनेट शीट्स और बाकी 10% आता है फ्रॉम एक्रेलिक एंड प्लाईवुड बिजनेस। एक्सपोर्ट मार्केट कंट्रीब्यूट to almost around 68% to the total gross revenue, whereas domestic market contribute 32%। और ये जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी आता है इसका मैक्सिमम ऑलमोस्ट 50% एक्चुअली यूरोप से आता है और बाकी 50% फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, पैंडेमिक के कारण अनऑर्गेनाइज लैमिनेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अच्छा खासा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है और इस कारण से जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उनको फायदा हो रहा है। इनफैक्ट काफ़ी हद तक मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर में ट्रांसफर हो रहा है एंड दिस विल कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू देम इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एज वेल। और सिंस हाई एंड प्रोडक्ट्स का स्कैसिटी है इसलिए दिस कंपनी हैज अ बिग अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर अ मार्केट शेयर इन ग्लोबल डेकोरेटिव हाई प्रेशर लैमिनेट्स। इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। अब जैसे आपके लैमिनेट्स में इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फिनिशेज लाइक एंटी फिंगर एंड हाई ग्लॉस लैमिनेट्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर लैमिनेट्स। और कंपनी का मानना है कि जैसे ही डिस्पोजेबल इनकम में और बढ़ोतरी होगा वैसे देयर विल बी मोर स्पेंडिंग ऑन होम डेकोर, फर्नीचर एंड फर्निशिंग्स। कंपनी का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इट विल हिट रेवेन्यूज ऑफ 600 करोड़ और उसमें 400 करोड़ विल कम फ्रॉम द एक्सपोर्ट मार्केट एंड 200 करोड़ विल कम फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट। और ये जो 200 करोड़ भी जो डोमेस्टिक मार्केट से आ रहा है दिस इज ऑल्सो ऑलमोस्ट अ 50% जम्प फ्रॉम द प्रीवियस ईयर और यहाँ भी around 50 crores will come from the company's new ventured acrylic sheets business और बैलेंस जो आएगा वो लैमिनेट बिजनेस से आएगा which is the main business of the company। और देखिए, अभी कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करीबन 52% ही है। तो कंपनी का मानना है कि अगर फुल्ली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो तो अराउंड 800 crores का एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू हो जाएगा। कंपनी ऑलरेडी 60 crores स्पेंड कर चुकी है ऑन डेवलपिंग अ प्लाईवुड यूनिट एट हरियाणा for manufacturing high-end branded plywood for the domestic market। और ये प्लान भी अगले साल तक रेडी हो जाएगा और इस प्लान से भी another 200 to 250 crores का क्रॉस एनुअल रेवेन्यूज का फायदा होगा। इनफैक्ट द कंपनी वांट्स टू बिकम द टॉप 5 ब्रांडेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ प्लाईवुड इन इंडिया विच इज करेंटली डोमिनेटेड बाय ग्रीन प्लाई एंड सेंचुरी प्लाई। इनफैक्ट कंपनी का प्लान है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी और बढ़ा दे और फिलहाल जैसे 150 डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसको अनदर 130 ऐड करके 280 डिस्ट्रीब्यूटर्स तक ले जाए। तो कितना बड़ा रूप में कंपनी अपना प्लानिंग कर रही है। इनफैक्ट अगले साल तक हो सकता है ये NSE में भी लिस्टेड हो जाए। अब अज्यूम करते हैं अगर अपने यहाँ कि 800 करोड़ इसका ग्रॉस एनुअल रेवेन्यूज आएगा फ्रॉम द लैमिनेट बिजनेस, कंसिडरिंग कि प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है इट विल बी फुली यूटिलाइज्ड। अनदर 200 to 250 करोड़ का एनुअल रेवेन्यूज आएगा फ्रॉम इट्स प्लाईवुड बिजनेस और अनदर 100 odd crores आएगा फ्रॉम इट्स एक्रेलिक बिजनेस। तो वी एक्सपेक्टिंग 1,000 crores gross annual revenues in the next 2 years for this business। इसको ऑपरेटिंग मार्जिन में भी काफी इंप्रूवमेंट आ सकता है फ्रॉम 20%
to 23 to 24% in the next 2 years if its acrylic business thrives and the optimum capacity utilization is achieved. So assuming a revenue of around 1100 crores and net margin of 13%, we can expect a net profit of around rupees 143 crores by financial year 2023-24. फिलहाल कंपनी का पीस अराउंड 27, बट अंडर नॉर्मल मार्केट कंडीशंस इट वुड बी अराउंड 20. अब अगर 20 अज्यूम करते हैं एंड 143 crores का प्रॉफिट है, तो 143 to 20 विच कम्स टू अराउंड 2800 crores ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन. और फिलहाल जो मार्केट कैप है अगर उसको देखा जाए तो उससे अराउंड 85% का अपसाइड है इन द नेक्स्ट 2 years. दैट्स द काइंड ऑफ अपसाइड वी आर लुकिंग एट इफ एवरीथिंग फॉल्स अकॉर्डिंग टू द प्लान. रिस्क का बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क तो है द वोलेटिलिटी ऑफ द प्राइसेस ऑफ द रॉ मटेरियल्स. अब क्या है, इसका जो मेन रॉ मटेरियल्स है वो है क्रूड और कोल. अब उसमें अगर प्राइसेस काफ़ी राइज हो जाता है तो वो जो इंक्रीमेंट है वो इतना ट्रांसफर नहीं कर पाएगी टू इट्स कस्टमर्स, तो इट हैज़ टू टेक अ हिट ऑन इट्स मार्जिन्स. दूसरा, अगर स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी एडिशंस होते हैं अक्रॉस इंडस्ट्री और डिमांड में स्लो डाउन आ जाता है, देन डेफिनेटली इट्स मार्जिन्स अगेन विल बी इम्पैक्टेड क्योंकि प्राइसेस वो सस्टेन नहीं हो पाएगा एंड हैव टू रिड्यूस द प्राइसेस. तो ये एक प्रॉब्लम आ सकता है, बट फिलहाल तो डिमांड अच्छा दिख रहा है एंड इट माइट कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. आगे बढ़ने के पहले ये बता दूं दैट देयर हैज बीन अ चेंजेस इन द प्राइसिंग ऑफ माय मॉडल पोर्टफोलियो, क्योंकि बहुत से लोग विद स्मॉलर पोर्टफोलियो वांटेड अ लोअर सब्सक्रिप्शन चार्ज. इसलिए आपके पास अब 3 चॉइसेस है. पहला है एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ओनली 5000 रुपीज़, जिसमें मैं मॉडल पोर्टफोलियो के 10 स्टॉक्स के नेम्स आपके साथ शेयर करूंगा. फिर है ₹7,000 का, जिसमें 15 स्टॉक्स के नाम आपके साथ मैं शेयर करूंगा. और फाइनली 10,000 का, जिसमें मैं 25 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा. बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं. और अब अगले कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, और इस कंपनी का नाम है फेयरकम ऑर्गेनिक्स. और ये कंपनी डीमर्ज हुआ था फ्रॉम प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स ये दिसंबर 2020 में ही. इनफैक्ट इस कंपनी में भी जबरदस्त ग्रोथ नजर आ रहा है. इसका शेयर प्राइस भी काफ़ी शूट किया, बट इट माइट शूट मच फर्दर बिकॉज द ग्रोथ इज देयर. इसलिए इसका फाइनेंशियल्स के बारे में बात करके खास फायदा नहीं है. बस यहाँ मेन जानना जरूरी है कि इसका डेट इक्विटी रेशियो कितना है. कहीं बहुत ज़्यादा डेट तो नहीं ले रखी है कंपनी, और वहाँ काफ़ी मैनेजेबल है, इट जस्ट 0.3. इनफैक्ट इसका डिस्क्लोजर डेज भी केवल 1.5 महीने का है. सो अगेन दैट इज अ गुड साइन. अब मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी का ग्रोथ में काफ़ी स्कोप है because of the products which it is manufacturing, and that is oleochemicals and nutraceutical intermediates. Its key oleochemical products include dimer acid, linoleic acid, palmitic acid and monomer acid. In fact, company is the leading producer of fatty acids from natural oils and fats derived from renewable raw materials such as soya, sunflower, corn, cotton, rice bran and rapeseed. In fact, पिछले कुछ सालों में the company has developed and mastered the manufacturing process of its entire product range from byproduct streams of natural vegetable oils. In fact, company is the largest manufacturer of linoleic acid and dimer acid in India, which forms major part of its revenue. Company का manufacturing facility गुजरात में है and it is one of the largest processing capacities for natural soft oil based फैटी एसिड्स इन इंडिया. और इसके कस्टमर्स भी काफ़ी रेप्यूटेड है, जैसे एशियन पेंट्स, BASF, हुबर और कई सारे और. अब जैसे पेट्रोकेमिकल्स पेट्रोलियम से डिराइव होता है, वैसे ही ऑलियोकेमिकल्स एक्चुअली डिराइव होता है फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल फैट. और ऑलियोकेमिकल प्रोडक्ट्स कई एंड यूजर इंडस्ट्रीज में काम आता है, जैसे पर्सनल केयर, फार्मास्यूटिकल्स, देन फूड एडिक्टिव्स और आपका सर्फेक्टेंट्स. Pharmaceuticals or personal care is actually the largest application market for oleochemicals. और सिंस ये जो एंड यूजर इंडस्ट्रीज में अच्छा खासा ग्रोथ नजर आ रहा है, इसलिए ये कंपनी का भी ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगा. एक और रीजन कि वापस ग्रोथ आ सकता है इन द इंडियन ऑलियोकेमिकल्स मार्केट में, एंड वो उसका सबसे बड़ा रीजन होगा द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर naturally derived raw materials for paints and soap industry. Fatty acids control a lion's share in the Indian oleochemicals market on account of large requirement for distilled fatty acids and polyunsaturated acids, which is required in the production of soaps, personal care products, detergents, lubricants, surfactants and कई सारे और भी products. अब अगर newer or better quality products आएंगे, so that might replace petrochemicals based products, which is expected to create growth opportunities for oleochemical manufacturers.
अब न्यूट्रास्यूटिकल इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड pharmaceutical and can be applied to a range of products like isolated nutrients, dietary supplements, herbal products, specific diets, genetically modified food, and processed foods such as cereals, soups, and beverages. और growth आएगा from the growing demand for fortified food due to the increasing health awareness among consumers. अब since lifestyle disease का frequency बढ़ते जा रहा है, इसलिए लोग काफ़ी health conscious हो गए, and that is one of the prime reasons for shifting from chemical derived products to protective healthcare items such as nutraceuticals that contain safer, natural and healthier ingredients. अब fortified food का भी डिमांड बढ़ेगा क्योंकि लोग चाहेंगे to eat nutrient rich food because they are becoming more health conscious. अब अपने वैल्यूएशन समझते हैं कंपनी का. वेल कंपनी का प्लान है to double its capacity in the financial year 2021-22. अब उस समय अगर सपोज 50% ऑफ द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है तो अराउंड 600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा और अपने प्रॉफिट मार्जिन समझे अराउंड 12% तो 72 करोड़ का प्रॉफिट हुआ. अब 72 करोड़ इनटू पी ऑफ अराउंड 45, आज के दिन 47 है, उस समय का 45 पकड़ते हैं तो बेसिकली अ मार्केट कैप वुड बी अराउंड 3200 करोड़ एंड दैट वुड बी अ पोटेंशियल अपसाइड ऑफ अराउंड 67% फ्रॉम इट्स करंट लेवल्स. रिस्क का बात करें तो पहला रिस्क तो ये है कि प्राइमरी रॉ मटेरियल्स इज डिराइव फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स और क्या ये सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं जाती है, इसलिए अगर रॉ मटेरियल्स का प्राइस इंक्रीज होता है देन इट वुड अफेक्ट द मार्जिन्स ऑफ द कंपनी. एंड द ग्लोबल वेजिटेबल ऑयल प्राइसेस इज एक्चुअली डिटरमिन्ड बाय द डिमांड इन बायोफ्यूल्स एंड देयर कंजम्पशन. तो यहाँ अगर सिग्निफिकेंट वोलेटिलिटी आ जाएगी इन द रॉ मटेरियल प्राइसेस तो काफी हद तक मार्जिन्स इंपैक्ट होंगे. दूसरा रिस्क ये है that the stringent pollution control regulation laid down for chemicals processing units under the Gujarat Pollution Control Board norms. वैसे तो company has been complying with the required pollution control norms and in fact it is also expected to commission a multi-effect evaporator shortly which would reduce its liquid waste. इसलिए as long as company pollution control norms को respect करते हुए चलेगी तब तक तो ठीक है, पर कहीं भी issue आ जाएगा with the pollution norms then the plant will be shut down. इसलिए that risk is always there. And third risk ये है that the company is exposed to customer concentration risk. यानी इसके जो 50% of the revenues है it comes from its top 5 customers. और उसमें अगर एक भी customer loses then it would affect its profitability to a great extent. तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा और मैं इसी टाइप के और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूँगा. थैंक यू वेरी मच.